O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है द थियोसॉफिस्ट आफ्टर डेथ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इनर लाइफ के जो है वॉल्यूम 2 का ये जो पहला सेक्शन है इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे, पर फिर मुझे लगा कि ये जो है मुश्किल भी हो जाएगा थोड़ा और कई सेशंस में करना पड़ेगा। तो कई लोग नए भी हो सकते हैं जिनको थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट का नहीं पता डेथ के बारे में, तो मैंने फिर उसको रिवाइज करके और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको रख लिया है। तो इससे हमारे को कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरऑल व्यू जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। अब आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई होगी, द थियोसॉफिस्ट आफ्टर डेथ। तो पहले हम एक जो है साइकिल ऑफ इनकारनेशन जो होती है उसको देख लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा और कई हमारे मेंबर्स जो नए हो सकते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इनकारनेशन यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हम देखते हैं कि इनकारनेशन जो स्टार्ट होती है, जो बिगिन होती है, वो स्टार्ट होती है जब मोनैड जो जीव आत्मा है उसके साथ में जो उसके परमानेंट बॉडीज हैं। परमानेंट बॉडीज कौन सी हैं उसके साथ में? एक हम बोलते हैं कॉजल बॉडी, एक हम कहते हैं बुद्धिक बॉडी और एक हम कहते हैं आत्म बॉडी। हम इनको प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं, आत्म, बुद्धि और मनस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इनकारनेशन की साइकिल में एंटर करता है और इसको हम आम भाषा में जैसे हम कहते हैं आत्मा जब शरीर को धारण करती है, तो वो वाली स्थिति है ये कि जब अब शरीरों को धारण करा जाएगा। पहला शरीर जो धारण होता है वो होता है लोअर मेंटल बॉडी, जिसको हमने सिंबॉलिकली यहाँ पे ग्रीन सर्कल की तरह से बनाया हुआ है। दूसरा वाला होता है एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद में फिर आती है आखिरी फिजिकल बॉडी। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करा ताकि हमारे को समझने में आसानी हो। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है इस तरीके से, एक ही जगह पर ये सारी की सारी बॉडीज मौजूद है। जीवात्मा, फिर आत्मिक बॉडी, बुद्धिक बॉडी, हायर मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और फिर फिजिकल बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ह्यूमन बीइंग। और ये जब पैदा होता है तो ये स्ट्रक्चर पैदा होता है, सिर्फ दिखाई तो हमें यही देता है फिजिकल बॉडी, तो मगर पैदा ही पूरा होता है। और यहाँ से हमें लगता है कि इंकारनेशन स्टार्ट हो रही है, पर वैसे इंकारनेशन वहीं से स्टार्ट हो गई जहाँ पे मेंटल बॉडी को लिया गया था। खैर ये स्ट्रक्चर मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी को लेने का जो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें हम कहेंगे आधी साइकिल निकल जाती है, करीबन 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 हम ऐसा कहते हैं। ऐसा मान लें समझने के लिए कि 40% जो है, अगर एक साइकिल है, साइकिल मतलब एक सर्कल है, जहाँ से स्टार्ट में पहुँचते हैं, तो जो सर्कल का जो ऑलमोस्ट 40% पार्ट है
वो यहाँ पहुँच जाता है जब एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा बड़ा होता है और अपना प्राइम ऑफ लाइफ में आता है, यानी वो अडल्ट बनता है, हम मान के चले 35 साल, 30 से 35 से या 30 से 40 साल की उम्र में जब वो प्राइम ऑफ लाइफ में आता है, तो हम कहेंगे एकदम मिडल ऑफ द साइकिल में आता है, 50% अब कंप्लीट हो। अब इसके बाद में जो ये आत्मा के जो फोर्सेस हैं, जो लाइफ है जो अवतरित हुई है, जो उतरी है, जिन्होंने इनको बॉडीज को लिया है, अब ये फोर्सेस ग्रेजुअली विड्रॉ करना चालू हो जाती है। ग्रेजुअली विड्रॉ होना चालू हो जाती है। और ये विड्रॉल हमें महसूस होता है कि जब हमारे जो लाइफ के अंदर जो शक्तियां होती हैं हमारी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी चालू हो जाती है। 40, 30, 40, 35, 50, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन, धीरे 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 हमारे जो एनर्जीज हैं उसके अंदर कमी आनी चालू हो जाती है। तो ये जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है, इस विड्रॉल के प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि हम 50% जो है इनकारनेशन की साइकिल को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम असेंडिंग यानी ऊपर वापस जाने की प्रक्रिया में अब आ चुके हैं। इस प्रक्रिया में जब हम वापस आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारे को, जैसे हमारे शरीर की उम्र खत्म होती है फिजिकल बॉडी की, तो हमारा पहली डेथ होती है, यानी हम अपनी फिजिकल बॉडी को लूज करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, जिसको हमने सेकेंड डेथ कहा थियोसॉफी में। और फिर थर्ड डेथ होती है, जिसको हमने मेंटल बॉडी की डेथ बोला है। इसके कंप्लीट होने पे ही वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ हम कहते हैं एक इनकारनेशन, एक जन्म खत्म हो गया। तो ये बहुत ब्रीफ में ये हमारी साइकिल ऑफ इनकारनेशन है। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डेथ का है, हम इसको, इसलिए इसको साइकिल को समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो बात करें कि जब फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है तो एस्ट्रल प्लेन पे, एस्ट्रल बॉडी में कितनी देर औसतन, जो रिसर्च करी है हमारे जो सीनियर्स हुए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर, और ये रिसर्च मेनली CW लेडविटर ने ही करी थी, तो उनके हिसाब से जब उन्होंने देखा कि जब एक मनुष्य काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको शब्द इस्तेमाल करा यहाँ पे डीजेनरेट। असल में डीजेनरेट तो वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एनिमल लाइक, बिल्कुल ही गया, बिल्कुल एनिमल के बराबर का व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो औसतन उनके हिसाब से 5 साल के आसपास निकालता है। सैवेज जो उससे और थोड़ा सा एडवांस होता है, वो करीबन 40 साल निकालता है, करीबन करीबन। और जो और अच्छा होता है, थोड़ा और एडवांस होता है, वो भी करीबन करीबन 40 साल। जो फार्मर टाइप का होता है, जो किसान है, सिंपल सा व्यक्ति, इसमें हम ऐसे व्यक्तियों को ले सकते हैं जिनको ज़्यादा उनकी अपनी कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं है, लिमिटेड लाइफ है। जैसे एक रूटीन में एक आदमी चल रहा है मगर वो बेटर है, उसके अंदर इमोशंस आ चुके हैं काफ़ी हद तक, तो फार्मर की तरह वो जीता है। एक तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करी है। मर्चेंट हो गया, दुकानदार, ट्रेडर, वो करीबन करीबन 25 साल, वो और ज़्यादा एडवांस हो गया। डॉक्टर या इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेशनल हो गया, उसका भी करीबन करीबन 25 साल। ये औसतन है, ताकि हमें एक आइडिया लगे। और आइडियलिस्ट जो प्रिंसिपल्स पे जीता है, जो अपने ही धुन में रहता है, अपने ही दुनिया में रहता है, वो करीबन वापस 5 साल। हम देखेंगे डी जनरेट जो एनिमल लाइक था ऑलमोस्ट, और जो आइडियलिस्ट है उनकी पीरियड ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। डिसाइपल जो है, मास्टर का डिसाइपल, जो अब ऑलमोस्ट जो दीक्षा के मार्ग पे, इनिशिएशन के पाथ पे आने वाला है और थोड़ी टाइम में वो जीवन मुक्त हो जाएगा, उसका कोई औसतन होता ही नहीं है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो एकदम पार कर जाएगा।
तो इससे सवाल ये उठता था इनके सामने जो रिसर्चर्स थे, जो कि फर्स्ट हैंड जिन्होंने रिसर्च करी है, इसमें मैंने आपको कहा सी डब्ल्यू लेडबीटर है, तो उन्होंने बोला भाई जो ड्यूरेशन है एस्ट्रल प्लेन पे फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद में, फिजिकल बॉडी की तो डेथ चाहे किसी की 50 साल पे हो 70 साल पे हो, ये तो अपना अपना हिसाब है, मगर औसतन डेथ के बाद में जो एस्ट्रल प्लेन के अंदर व्यक्ति कितनी देर तक रहता है, इसकी लेंथ क्या डिटर्मिन कैसे डिटर्मिन होती है। तो इन्होंने बोला दो इसके अंदर कारण होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है कि उसने फिजिकल लाइफ में कैसे अपनी जिंदगी को जिया, जब वो बॉडी में था, जब वो एम्बॉडीड था, तब उसने अपनी लाइफ कैसे जी, उसने कौन कौन से इमोशन थिंकिंग, क्या उसके बिहेवियर था, क्या उसका ओरिएंटेशन था, क्या टेम्परामेंट था, वो सारा जो उसका नेचर है उस पर डिपेंडेंट होता है कि असल बॉडी में पहली डेथ और सेकंड डेथ के बीच में कितनी देर तक उसका वहाँ पे रहने का चांस है। दूसरा होता है कि जब वो एस्ट्रल प्लेन में पहुंचता है मृत्यु के बाद में, तब उसका क्या एटीट्यूड है। ये दो जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं फिजिकल डेथ के बाद में एक व्यक्ति की औसतन आयु क्या होगी एस्ट्रल प्लेन पे। अब आगे ये सारे जो शब्द हैं पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, शब्द सारे के सारे सी डब्ल्यू लेटमीटर के हैं, एक जगह पे एनी बसंत के हैं, बाकी सारे के सारे सी डब्ल्यू लेटमीटर के हैं। तो लेटमीटर साहब कहते हैं कि पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए मृत्यु के बारे में कि ये नॉर्मल इंसिडेंट है, यहाँ कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है, ये हमारे जीवन का एक अंग है। ये मृत्यु अभी हमने बात करी ना कि साइकिल ऑफ एवोल्यूशन की हमने बात, ये इनकारनेशन की बात करी, यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है। ये साइकिल नॉर्मल पार्ट है, तो इसलिए इसको ऐसा ना समझा जाए कि जैसे कि कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, दिमाग में बैठाना ज़रूरी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डर दो कारणों से आता है जिसकी बात हम आगे करेंगे। मृत्यु से हमें भय, डर क्यों है? आमतौर पर सभी लोग डरते हैं करीबन करीबन। तो मृत्यु से डर जो होता है दो कारणों से आता है, हम दोनों कारणों की बात अभी आगे करेंगे। पर वो कहते हैं मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक और फेज है हमारी इटर्नल लाइफ का। फिर आगे वो कहते हैं कि भाई हम जो आपको ये बता रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और आप भी पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पता कर सकते, कोई हम स्पेशली ऐसे गिफ्टेड नहीं है, कोई गॉड गिफ्ट मिली है हमारे को, ये आप भी पता कर सकते हो। और ये फैक्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, डेफिनेट सीरीज ऑफ फैक्ट्स जो उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करें हैं। इसलिए तो हमें कहता हूँ बार बार फर्स्ट हैंड नॉलेज है ये, और ये फर्स्ट हैंड नॉलेज थियोसफी में हमें मिलती है, कोई डंके की चोट पे कह रहा है इस बात को, और कहते हैं ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि, और ये ऑलमोस्ट हर एक हमारे जो भी टॉक होती है उसके सब पहले कह देना चाहिए कि जो भी थियोसफी में बोला जा रहा है, यहाँ लेडबीटर साहब कहते हैं कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं जो हमारी नॉलेज, हमारी रिसर्च, हमारा एक्सपीरियंस है, पर हम आपको ये नहीं कह रहे इसको मानो। हम कहते हैं कि अगर आपको वो रीजनेबल लग रहा है तो आप उसको अच्छी तरह देखिए, परखिए, मनन करिए, और फिर अपने हिसाब से आप देखिए क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में। तो ये यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मृत्यु जो है, मृत्यु की डेफिनेशन जो थियोसफी में बताई गई है वो यहाँ पे इस छोटे से पिक्चर के अंदर वो दिखाई देती है। मैं बोला लिखने की ज़रूरत क्या, पहले इसी से क्लियर हो जाएगा।
हमारी जो ईथरिक बॉडी है और जो हमारी डेंस फिजिकल बॉडी है, जो ठोस शरीर है और जो लिंग शरीर है, इस ठोस शरीर और लिंग शरीर, डेंस फिजिकल बॉडी और ईथरिक डबल के बीच में जो सिल्वर कॉर्ड होती है, जब ये अलग हो जाती है ईथरिक बॉडी, तो जो सिल्वर कॉर्ड होती है उसमें जब ब्रेक आ जाए, मतलब कंप्लीट ब्रेक आ जाए, तो इसे डेथ बोला गया है। मृत्यु तब होती है डेंस फिजिकल बॉडी की। और ईथरिक डबल भी ज़्यादा देर फिर जिंदा नहीं रह पाती, तो वो भी 2-4 दिन के अंदर वो भी खत्म हो जाती है। तो ये जो मतलब उसके अंदर से भी जो हमने जीवात्मा है वो भी निकल जाती है। तो ये हम देखते हैं मृत्यु की डेफिनेशन के अंदर कि ईथरिक डबल, वैसे तो ईथरिक डबल अलग होती है तो एबनॉर्मल है ये कंडीशन, मगर जैसे आज की डेट में मॉडर्न साइंस में एनेस्थीसिया दिया जाता है जब हम बेहोश करते हैं सर्जरी ऑपरेशन के टाइम पे, तो जो ड्रग्स जो केमिकल्स दिए जाते हैं बॉडी में, उससे ये रिएक्शन होता है कि ईथरिक डबल बाहर निकल जाता है, मगर टूटता नहीं है कॉर्ड। अगर बहुत ज़्यादा दे दी जाए केमिकल्स, डोज ज़्यादा ज़्यादा दे दी जाए, तो ये कॉर्ड में ब्रेक आ जाएगा और मृत्यु हो जाती है। तो मगर जो डॉक्टर हैं, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, वो इसका ध्यान रखते हैं कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट, सारा कुछ ठीक से चल रहा हो, उतने ही वो मॉनिटर करके उतने ही ड्रग्स देते हैं सर्जरी के टाइम पे। मगर यहाँ होता क्या है, क्योंकि ईथरिक डबल बाहर हो जाती है और कॉर्ड के साथ अभी भी लगी होती है, तो ये बॉडी की डेथ नहीं होती, मगर जो सेंसेशंस होते हैं वो सारे बॉडी के खत्म हो जाते हैं, वो मृत्यु तुल्य हो जाती है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी हो जाती है, और उसके ऊपर ऑपरेट करा जा सकता है, सर्जरी अपनी, सर्जन जो है अपनी सर्जरी कर लेता है आराम से। तो कंप्लीट डेथ कब होती है? ये तब होती है जब ये कॉर्ड का ब्रेक हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं कि मृत्यु, आमतौर से हम ऐसा समझें कि मृत्यु दो, अगर हम कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करना कोशिश करें कि हमारी फिजिकल बॉडी की जब डेथ होती है, तो या तो हम उसको कह सकते हैं कि पेनलेस है, या हम कह सकते हैं कि पेनफुल है। पेनलेस क्या होता है? हम जानते हैं कि लंबी बीमारी के बाद में कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा पड़ा ही जो है आराम से उसने अपना शरीर छोड़ दिया, या साइलेंट हार्ट अटैक हुआ। बहुत सारे डायबिटिक्स को साइलेंट हार्ट अटैक होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये ऐसे कई डेथ्स होती हैं, वो पेनलेस होती है, और हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मृत्यु हो तो ऐसी हो कि हमें पता ही ना चले कि मृत्यु हो गई, बॉडी छोड़। हम कोई अपाहिज की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, हम कोई दर्द की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, हम कोई बहुत जो है देर तक ऐसा जीना नहीं चाहते जिसके अंदर हम खुद भी तकलीफ पाएं और किसी और को भी तकलीफ दें। तो ये पेनलेस डेथ एक तरीके से हम कह सकते हैं, और एक तरफ से हम पेनफुल डेथ समझते हैं। पेनफुल डेथ कब होती है? पेनफुल डेथ तब होती है जब बहुत भयानक बीमारी हो, जैसे कैंसर के अंदर दर्द से भरा हुआ है शरीर, या एक्सीडेंट हुआ मगर मृत्यु एकदम नहीं हुई, जैसा कि मलबे में दब, जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर थे, वो गिर गई, उसमें हम दब गए। तो पेनफुल डेथ जो होती है, ये पेनफुल डेथ के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी हमने बोला ना, मृत्यु से जो डर, उन्होंने कहा लेडबिटर साहब ने कि नहीं होना चाहिए, वो दो कारण जो होते हैं डर के, एक कारण तो ये है कि फिजिकल बॉडी में एक्चुअल पेन होता है डेथ के टाइम पे, और दूसरा होता है कि हमारे को मानसिक रूप से बहुत डर लगा होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो जो एंटिसिपेशन होती है डेथ की, मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट अब जो है जिसमें आप सवार हैं, अब वो क्रैश होने वाला है, अब उसमें हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए क्रैश होने में, तब तक तो ऐसा लगेगा एक घंटा निकल रहा है, इतना लंबा टाइम हो जाएगा और हम छटपटा जाएंगे। वो जो हुआ कुछ भी नहीं है फिजिकल बॉडी को अभी तक, और जब वो क्रैश होगा तब पता भी नहीं चलेगा, इतनी तेजी से मृत्यु होगी। मगर मृत्यु जो है वो बहुत पेनफुल हमारे को लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एलिमेंट है। जैसे फिजिकल डेथ के अंदर जब पेनफुल होती है, जैसे कोई आदमी
अगर जल के मरा है तो जल के मरने में बहुत तेज दर्द होगा जब तक कि वो अपने चेतना को खोता नहीं है। मगर यहाँ पर हमारे को मानसिक रूप का जो डर है और जो फिजिकल डर है, दोनों एलिमेंट्स मिलकर डेथ को पेनफुल बनाते हैं। तो ये पेनफुल डेथ जो है, ये दोनों तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेथ को। और ज़्यादा अगर क्योंकि हम देखते हैं लोगों को, तो हमारे को डर हमारे इंट्रिंसिकली है कि जैसे कि डेथ होगी तो पेनफुल होगा प्रोसेस। एक और जो कारण है, एक तो हो गया ये दर्द वाला कारण जिसकी वजह से हम डरते हैं, और दूसरा कारण जो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो रिलीजन्स हैं, इन्होंने हमारे अंदर डाला हुआ है कि भाई आप जो हैं मृत्यु के बाद में आप पे जजमेंट पास करी जाएगी, आप कहाँ जाएंगे, आप नर्क में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। अब क्योंकि हम लोग ने मेजॉरिटी ने तो काम ऐसे करे नहीं है कि हमें गारंटी मिल जाए कि हम स्वर्ग ही जाएंगे। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो डर लगा रहता है कि भाई हमने तो ये फलाना फलाना गलत काम करे थे। अगर हम मानते हैं इस बात को कि स्वर्ग और नर्क की, तो कि नर्क जाएंगे, तो एक वो भी कारण होता है। मगर यहाँ पे लेडबीटर साहब कहते हैं कि शरीर में ही दर्द होता है, और जब तक शरीर के अंदर हम हैं, चेतना है, तो दर्द होगा। पर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डेथ जो है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो उसमें कोई दर्द नहीं। रादर वो इतना कहते हैं कि नॉट ओनली इज इट पेनलेस बट यूजली फुल ऑफ जॉय एंड पीस। और ये हमारे को जिन्होंने भी पढ़ा है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन सब ने बताया है, जिसको एनडीईज कहते हैं। थियोसफी में ऐसा कहा गया है कि मृत्यु और जब हम सोते हैं वो एक ही तरीके से होती है। बस फर्क यह है कि हम जब सोते हैं रात को, तो हम अगले दिन सुबह अपने आप को शरीर में पाते हैं, दोबारा उठ जाते हैं। और जब मृत्यु होगी तो हम सोएंगे तो सही, पर दोबारा उस शरीर में उठेंगे। तो ये फर्क है मृत्यु और नींद के अंदर। अब मृत्यु होने के बाद में लेडबीटर साहब बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, वो कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो थोड़ा एक पीरियड होता है जिसमें हमारी चेतना नहीं होती, जिसको हम अनकॉन्शियसनेस का पीरियड होता है। वो कुछ क्षणों का भी हो सकता है, कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, कितनी जल्दी वो अपने इथरिक डबल से फ्री हो जाएगा। जैसे कि अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया, अब इथरिक बॉडी को जितनी जल्दी छोड़ेगा वो व्यक्ति, उतनी जल्दी वो एस्ट्रल प्लेन के अंदर फ्री हो जाएगा। तो वो पीरियड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, और ज़्यादातर लोग कुछ ही घंटों में छोड़ देते हैं। मगर इन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। उनका कोई और उनको समझ नहीं थी। उनको कहते हैं जो दुनिया है वो यही दुनिया है, और जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वही ज़िंदगी है, वही सत्य है और कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग के साथ में क्या होता है, कई लोगों के साथ में, कि वो जब उनकी मृत्यु होती है और वो अपने आप को थोड़ा पाते हैं कि चेतना हट रही है, तो अपने जो ईथरिक डबल है उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं और दोबारा फिजिकल बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका डिज़ायर इतना ज़्यादा होता है कि वो छूट ना जाए शरीर, कि वो अपने आप को अपने इंटेंस डिज़ायर से ईथरिक बॉडी को जकड़ लेते हैं। फिजिकल बॉडी में तो जा नहीं सकते, और कई बार तो फिजिकल बॉडी की तब तक जो है क्रिमेशन हो चुका होता है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने की वजह से क्या होता है, ना तो वो एस्ट्रल प्लेन में फ्री होते हैं, और ईथरिक बॉडी के अंदर होने की वजह से वो फिजिकल प्लेन पे भी फ्री नहीं होते हैं। तो वो ना इधर के होते हैं और ना उधर के होते हैं। तो इसको जिस वो ऐसा होता है जैसे एक धुंध के अंदर, एक क्लाउड के अंदर, एक फॉग के अंदर जी रहे हैं।
और वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो इसको C.W. लेडबीटर ने नाम दिया है ग्रे वर्ल्ड। इस ग्रे वर्ल्ड के अंदर आदमी एस्ट्रल प्लेन में घूम रहा होता है, और मगर उसकी आउटर मोस्ट जो बॉडी होती है जिसको उसने जकड़ा होता है वो होती है ईथरिक डबल। तो इस ग्रे वर्ल्ड के अंदर से उसको छुड़ाने का तरीका ये होता है, उसको बोला जाता है ध्यान से कि भाई तुम अपने आप को रिलैक्स करो, ये शरीर अपने आप छूट जाए। मगर वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और वो व्यक्ति अपने आप ही समझता है, या तो वो समझ के छोड़ देता है अपने आप, या फिर वो तकलीफ पाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे उसकी इतनी बॉडी डिटियोरेट होती है तो वो फिर निकल के और फिर बाहर आता है। तो ये ग्रे वर्ल्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम मेंबर्स हैं थियोसॉफी सोसाइटी के, हम स्टूडेंट्स हैं थियोसॉफी के, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है मृत्यु के बाद में, जिसके बारे में मेंबर्स को पता होना चाहिए, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द एस्ट्रल बॉडी। रीअरेंजमेंट ऑफ द एस्ट्रल बॉडी का मतलब क्या है कि अब चलिए फिजिकल बॉडी छूट गई, इथर बॉडी छूट गई, अब हम एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल बॉडी में आ गए हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी जिन एटम्स से बनी है, उसकी भी अपनी चेतना है, बहुत डिम प्रकार की चेतना है। उसको हम थियोसॉफी में कहते हैं डिजायर एलिमेंटल। ये जो चेतना है, ये अपना एक फोर्स एक्सर्ट करती है। इंस्टिंक्टली वो उस व्यक्ति को बोलेगी कि अब हम जहाँ नई जगह पे आए हैं, ये यहाँ पे खतरा है, हमें सेफ्टी चाहिए। अब सेफ्टी कैसे मिलेगी? तो वो कहते हैं डरने की बात नहीं, मैं सेफ्टी प्रोवाइड करता हूँ। तो सेफ्टी के लिए क्या होता है, जैसे हम ये कहीं पे भी हमारे को भी सेफ्टी चाहिए, तो हमारे पास जो भी हार्डेस्ट, जो भी सबसे सख्त चीज़ हमारे पास है, उससे हम अपने आप को घेर लेते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी भी अपने आप को रीअरेंज कर लेती है, जो सबसे हार्डेस्ट, जो उसके अंदर बॉडी में पार्टिकल्स होते हैं, उनको सबसे बाहर एक शेल की तरह बनाती है, और फिर उससे जो कम हार्डेस्ट होते हैं उनको फिर एक और शेल बनाती है। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना के वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। इसे कहा गया है रीअरेंजमेंट ऑफ द एस्ट्रल बॉडी। इसे हमें अलाउ नहीं करना है, इसे हमें पता भी होना चाहिए, और इसको हमें अलाउ भी नहीं करना है। और हम अगर एस्ट्रल प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो हम किसी को देखते हैं जो अभी फ्रेश, अभी उसकी डेथ हुई है और वो वहाँ पहुँचा है, और वो उसकी बॉडी रीअरेंज हो रही है, तो उसको समझाना है कि भाई ये काम नहीं करना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है कि एस्ट्रल बॉडी फिर लिमिटेड हो जाती है कुछ एरियाज के अंदर एस्ट्रल प्लेन। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं, ये बिल्डिंग एस्ट्रल प्लेन है। एस्ट्रल प्लेन में 7 तल है, 7 सब प्लेन्स हैं। तो अगर हम रीअरेंजमेंट को अलाउ कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम पहले ग्राउंड फ्लोर पे, जो 7th सब प्लेन है, वहीं पे अटके रहेंगे, और सिर्फ वहीं पे हमारा जो है इंटरेक्शन होगा। फिर थोड़े टाइम के बाद में जब हमारा वहाँ का मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम पाथ ऑफ विड्रॉल पे हैं, तो हमारा जो है धीरे धीरे एस्ट्रल डेथ की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी की डेथ की तरफ। जैसे फिजिकल बॉडी की भी डेथ होती है, अब हम एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ पे बढ़ रहे हैं। हमें ये याद होना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ पे बताया था कि एस्ट्रल बॉडी को टेकअप जब करा जाता है इनकारनेशन में, तो फिजिकल बॉडी से पहले लिया जाता है। तो फिजिकल बॉडी को तो बाद में लिया गया, फिजिकल बॉडी को लिया, उसकी बर्थ हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, उसकी मेच्योरेशन पीक पे पहुंचा, फिर उसका डिक्लाइन हुआ, फिर उसकी डेथ। एस्ट्रल बॉडी भी इसी साइकिल से निकल रही है, और फिजिकल बॉडी के साथ ही वो मौजूद थी, और वो जैसे जैसे वो आ रही है आगे, उसका भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया मिडिल से, और वो भी अब पाथ ऑफ रिटर्न पे है। तो उसके अंदर भी अब लाइफ एनर्जी जो है वो निकल रही है ग्रेजुअली, वो भी
अब डिटेरिएट हो रही है एस्ट्रल बॉडी की। तो ये जो 7 तल की जो बात करी गई है, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7th सब प्लेन के मैटर जब खत्म होना चालू होगा तो फिर हम 6th सब प्लेन पे आएंगे या फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। हम फ्लोर बाय फ्लोर एस्ट्रल प्लेन को एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर हमने अलाउ नहीं करा रीअरेंजमेंट को, ये कॉन्सेंट्रिक रीअरेंजमेंट को अलाउ नहीं करा, तो हम पूरे के पूरे फ्लोर्स पे पूरे के पूरे एस्ट्रल प्लेन में विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मिल सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे। तो रीअरेंजमेंट जो एक फिनोमेना है, इसको भी हमें अवॉइड करना है। हमें मालूम होना चाहिए एज मेंबर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफी हम बनने की कोशिश कर रहे हैं या हम थियोसॉफी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम खुद भी अलाउ नहीं करेंगे अपने लिए, और किसी और को देखेंगे तो उसको भी हेल्प करेंगे कि वो भी ना करें। अब हम देखते हैं कि फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी में फ़र्क क्या है आपस में, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है। इसको मैंने इसका टैबुलेशन कर दी इसकी, ताकि बहुत सारे लोग को आसानी हो जाए समझने में। फिजिकल बॉडी में खाना पीना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फिजिकल बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। एस्ट्रल बॉडी में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे ना खाने की ज़रूरत है ना पीने की ज़रूरत है। एस्ट्रल बॉडी इस पर डिपेंडेंट नहीं है। फिजिकल बॉडी में नींद बहुत ज़रूरी है, उसके बिना शरीर मर जाएगा। फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाएगी अगर कई कई दिनों तक उसको सोलाया ना जाए, सोए ना दो। एस्ट्रल बॉडी में नींद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल बॉडी में दर्द होता है, चोट लगती है। एस्ट्रल बॉडी में ना दर्द होता है ना चोट लग सकती है। फिजिकल बॉडी में हम थकते हैं, एस्ट्रल बॉडी में कोई थकावट नहीं होती है, एकदम तरोताज़ा रहते हैं हमेशा 24/7। फिजिकल बॉडी में हमारे को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पर कोई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिजिकल बॉडी में हमें कपड़ों की ज़रूरत है, सर्दी होगी तो हमें गर्म कपड़े चाहिए, ठंड होगी तो हमें गर्म कपड़े चाहिए। और हमारे को अगर मतलब फैशन है, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी हैं और हमारे फैशन के लिए भी हैं। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। हमारे को फिजिकल बॉडी के लिए रहने के लिए घर चाहिए, रेजिडेंस चाहिए, कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे हम रहेंगे। एस्ट्रल बॉडी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल बॉडी के अंदर बीमारी आती है, तकलीफ़ें आती हैं छोटी बड़ी, उसके लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं। अपने आप को हम अपनी फिजिकल बॉडी को सुंदर दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एस्ट्रल बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे को काम करना पड़ता है, हमारे को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो हम अपना जो है पैसा कमाते हैं, हमारे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। यहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्लेन के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं, हम घूम सकते हैं। पूरी दुनिया का चक्कर 1 से 2 मिनट में लगाया जा सकता है, बिना किसी प्लेन के, ट्रेन के, कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल बॉडी में हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आँख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, स्किन हो गई, हमारी जीभ हो गई जहाँ से हम टेस्ट करते हैं। एस्ट्रल बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एस्ट्रल बॉडी के अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर हमारे पास में पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी की जो सरफेस होता है, उस पे जो उसके जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, वो ही पूरा का पूरा सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। सारे पार्टिकल्स देख सकते हैं, सारे पार्टिकल्स सुन सकते हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात है, टच की बात है, इसके बारे में बताया नहीं गया। स्मेल भी शायद कर सकते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मगर देखना और सुनना, ये दोनों चीज़ें एस्ट्रल बॉडी के आउटर मोस्ट लेयरिंग से हो। कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, कोई आँख नहीं है, कोई कान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि एस्ट्रल बॉडी की जो शेप है, एस्ट्रल बॉडी की शेप जो है वो ओवॉइड होती है, और उसके अंदर जो
फिजिकल बॉडी है उसकी शेप ठीक ढंग से दिखाई दे रही है तो पहचान तो एकदम ठीक से हो जाती है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल उसी का रूप मिलता है। मगर मगर ऑर्गन्स नहीं होते स्पेशलाइज्ड। तो ये मोटे मोटे फर्क हैं। इसके बारे में और आपको पढ़ना है तो किताबें हैं, मैं बस ब्रीफली ब्रीफली इससे ऊपर निकल रहा हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा है कि हमारे को, जो हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं, हमारे को डेथ के बारे में पता होना चाहिए, ग्रे वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, रीअरेंजमेंट क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रल प्लेन के अंदर हमें क्या करना है और क्या करवाना है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी नॉलेज तो हमें चाहिए। तो ये सारी बातें उसी के लिहाज से हो रही है। तो आगे देखते हैं अब हम कि जब हमारी फिजिकल बॉडी छूट जाती है तो क्या होता है। तो लेडबिटो साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हमारी पर्सनालिटी एज इट इज जैसे थी वैसे ही रहती है। यानी हमारे इमोशंस, हमारी जो सोच है, जो हमारे विचार हैं, हमारे जो कैरेक्टर है, टेम्परामेंट है, एटीट्यूड है, वो सारा सेम टू सेम वैसे ही रहता है। फर्क इतना होता है कि अब शरीर छूट जाता है। जिन लोगों ने, आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे, आप लिखेगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जिसको ओ भी कहा गया है, ओ भी कहा गया है। वो लोग जो ये कर पाते हैं, जिनका एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो कहते हैं हम अपने शरीर को नीचे देखते हैं, मगर हम अपने पर्सनालिटी तो वैसे ही पाते हैं जैसे हम थे, बस अब हम शरीर नहीं है हमारे पास में। यानी शरीर हम नहीं है, शरीर से ज़्यादा है। तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, इमोशंस हैं, हमारी जो थिंकिंग है, वो सारी की सारी अभी भी बरकरार रहती है। यहाँ तक कि लेट बिटू साहब कहते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं फिजिकल दुनिया के अंदर, करीबन करीबन जो वैसी ही रहती हैं, जो अब शरीर के माध्यम से कई चीज़ें तो पूरी हो नहीं सकती। मान लीजिए हम खाने का शौकीन है, वो तो पूरा हो नहीं सकता। तो वो सब चीज़ें जो असल में पूरी हो सकती हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ हम पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, हम म्यूज़िक करना चाहते हैं तो म्यूज़िक का भी करा जा सकता है, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बन सकते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करी जा सकती हैं। मगर हम कुछ अपने पर्सनल चीज़ें जो चाहते थे, वो जो हमारी बॉडी के द्वारा मिलती थी, वो नहीं हो सकती थी। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं लेडबिट साहब, वो कहते हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति जो खाली बैठता है, जब उसे कुछ और करने को नहीं होता, यानी नॉर्मल व्यक्ति, अगर उसको आज बोला जाए कि भाई तुम्हें कमाना नहीं है, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करने हैं, तो वो क्या करेगा? वो अपना टाइम कैसे पास करेगा? वो कुछ ना कुछ इधर उधर चलता रहेगा, कोई खास इंटरेस्ट उसकी लाइफ में है, तो वो मोटा मोटा कोई खास कंट्रीब्यूशन ना अपनी लाइफ में करेगा ना किसी की करेगा। तो वो कहते हैं कि आइडल पर्सन जो फिजिकल प्लेन में था, जो खाली बैठता था, बातचीत करता था, गॉसिपिंग करता था, वो वही काम वहाँ पे भी कर रहा। और जो फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिव हेल्पर था, जो यहाँ पे काम करता था, फिलांथ्रोपी करता था, सोशल वर्क करता था, कुछ ना कुछ करता था, कुछ हॉबीज थी, कुछ वो उसने अपनी लाइफ का कोई बनाया हुआ था गोल, कोई रीजन था उसकी लाइफ में जिसके वो देखता था कि मैं करूँ, वो फिर भी वो काम करेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो गॉसिपर थे वो गॉसिप करेंगे, और वो करते करते जैसे वो बुरे कर्म यहाँ बनाते थे फिजिकल वर्ल्ड में, जो बॉडी थी वो वैसे करते रहेंगे। कुछ लोग जो हैं, हालांकि कहते हैं मोस्ट डेड पीपल हॉन्ट फॉर लॉन्ग टाइम द प्लेसेस टू विच दे हैव बीन अकस्टम्ड। अब मान लीजिए मैं 70 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हुई है, और मैं उस 70 साल में 50 साल एक ही जगह पे रहा हूँ, एक ही कॉलोनी में रहा हूँ, एक ही घर में रहा हूँ, और पिछले 10-20 साल में जब जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मैं चक्कर काटता था रिटायरमेंट के बाद में खासकर, तो मेरी आदत जो है उसी लोकेलिटी में रहने की अभी भी बरकरार रही, तो मैं वहीं पे घूमता फिरता रहूँगा। हालांकि किसी को दिखाई नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं अब एस्ट्रल बॉडी में हूँ। मैनी अ मैन होवर्स अराउंड हिज एंसेस्ट्रल होम, और जो टेम्पल जिसको वो जो भी वो जहाँ जहाँ पे वो यूज टू जाने पे वो वहाँ पे जाते रहे। अदर्स ड्रिफ्ट राउंड एंड मेक पिलग्रिमेजेस,
विदाउट ट्रबल और एक्सपेंस, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो आराम से। टू ऑल द ग्रेट श्राइन्स विच ड्यूरिंग लाइफ दे विश दे कुड हैव विजिटेड। तो बहुत सारी चीज़ें हम आप अकम्प्लिश कर सकते हैं जो हम कर नहीं पाते थे पहले। एग्जाम्पल बहुत हैं, मगर इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। अब हम आते हैं कुछ कैटेगरीज पे लोगों की, ताकि हम थोड़ा सा समझ सकें। एक व्यक्ति जो बहुत कम पाए जाते हैं एक टाइप के, वो हैं बहुत प्योर व्यक्ति, जिनकी सोच भी अच्छी है, पॉजिटिवली भी रहते हैं, प्रिंसिपल लिविंग है उनकी। ऐसे व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो वो ज़्यादा देर तक एस्ट्रल प्लेन पे रहते नहीं हैं, वो फटाफट निकल जाते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं रहते। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 5 साल वो गुजार रहे हैं, ये 5 साल ही गुजारे हैं उन्होंने, जो आइडलिस्ट है। तो यहाँ इनके बारे में कहा गया है, इनके बारे में ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी होती है। अगर उनको कोई छेड़े ना, उनको छोड़ दे आराम से, तो उनको वो फटाफट अपनी इथरिक डबल को छोड़ते हैं मृत्यु के बाद में, डेंस फिजिकल बॉडी की मृत्यु के बाद में। उसके बाद में एस्ट्रल प्लेन में भी वो फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि खास कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, कोई खास लगाव तो है नहीं, बहुत ज़्यादा उनके तीव्र मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं नहीं, कोई उनका मन मुटाव है नहीं, तो वो बहुत जल्दी आराम से एस्ट्रल प्लेन को पार कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते इसमें। मगर कैच पॉइंट क्या है, दे आर लेफ्ट एट पीस। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट एट पीस में दो तीन बातें होती हैं जो हम लोग जो पीछे रह जाते हैं ऐसे लोगों के, अगर उनको बहुत याद करें, रोएं पिटें और बहुत तकलीफ में रहें, उनको तकलीफ से याद करें बहुत, तो हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे ट्रबल्ड इमोशंस हैं, हमारे दुख वाले इमोशंस हैं, वो इन तक पहुंचते हैं। असल वर्ल्ड में तो वर्ल्ड ही है इमोशंस का, और वो उनको पहुंच के अफेक्ट करते हैं और उनको फिर उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारी वजह से दुखी है, तो उनको भी दुख पहुंचता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक मतलब है एट पीस का। बाकी और भी कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, कि जहाँ पे हम कैसे एट पीस नहीं होते वहाँ पे। फिर दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़ा बहुत क्लेयरवॉयंस रखते हैं, थोड़ा बहुत साइकिक हैं, कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस करा है एस्ट्रल प्लेन का, चाहे ड्यूरिंग हिप्नोसिस या वैसे ही नॉर्मली। हम कहेंगे कि वो गिफ्टेड ही थे एक तरीके से, मगर ट्रेंड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको कंडीशंस का पता भी नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो भी देखते हैं एस्ट्रल प्लेन में ड्यूरिंग लाइफ, जब वो फिजिकल बॉडी में थे, तो भी जो वो देखते थे वो पूरी तरीके से ठीक नहीं देखते थे। इसलिए वो कहते हैं कि दे आर लायबल टू बी ग्रेटली डिसीव्ड एज टू व्हाट ही सीज। और फिर जब हम एस्ट्रल प्लेन में कोई चीज़ देखते थे ड्यूरिंग लाइफ, फिजिकल बॉडी की लाइफ में, जब हम वापस लेके आते थे ब्रेन में, उसके अंदर भी अगर हम ध्यान ना दें तो डिस्टॉर्शन होती थी। तो वो जब ये जो ट्रेंड सीयर्स होते हैं, जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो जिनके बारे में कहता हूँ, ये जो 6 लोग थे जो कि ट्रेंड थे, एच पी ब्लेवत्स्की, एनी बेसेंट, सी डब्ल्यू लेडबीटर, सी राजदास, जॉर्ज अरुंडेल और फिर जॉफरी हडसन, ये 6 के 6 जो ट्रेंड लोग थे, उनके जो एडेप्ट मास्टर्स थे, इन्होंने इनको ट्रेन करा था, इनकी ट्रेनिंग से इन्होंने बताया है कि भाई जो हम वहाँ एक्सपीरियंस करते हैं इन हायर प्लेन्स पे, जब इनको वापस फिजिकल बॉडी में लेके आते हैं, तो हमारी ब्रेन को भी हमारे को इस तरीके से उसको ट्रेन रखना पड़ता है कि हम ठीक से उसको बता पाएँ, डिस्टॉर्शन ना हो। तो ये ट्रेंड सीयर्स जो होते हैं, ये फ़र्क है, और ये जो साइकिकली डेवलप्ड हैं जो ट्रेंड नहीं है, इनका भी फ़र्क है। ये जब पहुंचते हैं मृत्यु के बाद में, तो इनको भी कई चीज़ें ऐसी मालूम पड़ती हैं जो ये सोचते थे कि इनको मालूम है, पर वहाँ पे भी जाके इनको नई नई चीज़ें और दिखाई देती हैं, मगर इनको इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उस प्लेन के बारे में। अब हम आते हैं जो ऑर्डनरी लोग हैं, हमारे ऐसे लोग जो हैं, और ये मेजॉरिटी है। और जब हमारे जैसे लोग की जब डेथ होती है, तो अभी हमने बात करी है कि कितने देर तक हम रहेंगे, वो डिपेंड करता है उन दो फैक्टर्स पे कि हमने कैसे ज़िंदगी जी है और हमारा एटीट्यूड क्या है मृत्यु के बाद में।
इससे हमारे जो असल प्लेन पे कितना लंबा हम रहेंगे वो डिपेंड करता है। तो क्योंकि हम अभी भी इमोशनल हैं, हमारे इमोशनल बंधन हैं, हमारे बहुत लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे चाहते हैं, तो हम अभी वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे वहाँ की कंडीशंस के साथ में, हम छोड़ के नहीं जाएंगे आराम से। ये ऐसा है जैसे कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जो बिल्कुल सन्यासी टाइप का व्यक्ति, मैं बहुत प्योर, अभी हमने बात करी ना प्योर माइंडेड की, पर्सन क्लीन एंड प्योर लाइफ, मैं बहुत सन्यासी टाइप व्यक्ति हूँ, मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। तो अगर मैं एक मार्केट से निकलता हूँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, कोई सेल पे है, कोई चीख रहा चिल्ला रहा है, आ जाओ ये ले लो वो ले लो, हम आपको बहुत ऐसे ऑफर कर रहे हैं, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं चाहिए। मैं उस मार्केट से, उस सड़क से जिसके आसपास पूरी दुकानें हैं, आराम से निकल जाऊँ, यानी मैं एस्ट्रल प्लेन से आराम से निकल जाऊँ। पर अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ जैसे कि मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अटकूंगा, मैं इस दुकान में भी देखूंगा, मैं उस दुकान में भी देखूंगा, मैं अपने दोस्तों को भी देखूंगा वो भी पढ़े, मैं अपने दुश्मनों को भी देखूंगा वो भी वहाँ खड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ से आराम से निकल नहीं पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा वहाँ से निकलने में। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन की ये हालत होती है एस्ट्रल प्लेन में डेथ के बाद। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अब इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, मैंने इसको बस छोड़ दिया है। आप अगर दोबारा इसको पढ़ना चाहें तो जब रिकॉर्डिंग पूरी है तो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके मैं आगे निकलता हूँ अभी, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। अब हम आते हैं, इतना सब समझने के बाद में अब हम आते हैं जो मूल मुद्दा था जो हमारा, जो थियोसॉफिस्ट आफ्टर डेथ, उसके बारे में आते हैं। और हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए और हमें क्या करना है। पहली चीज, हमें खुद ही ग्रे वर्ड में नहीं फंसना, यानी मृत्यु हो गई, बहुत रिलैक्स्ड, डर तो है ही नहीं, डर होना भी नहीं चाहिए। अगर हमने थियोसॉफी को, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आज, इनको समझा है और उसको अपने लाइफ में पकड़ा है, औरों को बताया है, डिस्कस करा है, तो हम खुद ही पाएंगे कि हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है, करीबन करीबन खत्म हो जाता है। जब मृत्यु आती है तो थोड़ा बॉडी को जरूर, फिजिकल बॉडी भी जो हमारी बनी है उसकी भी एक डिम कॉन्शियसनेस है, इससे हम फिजिकल एलिमेंटल, आप जब पढ़ेंगे थियोसॉफी किताबें तो कई बार फिजिकल एलिमेंटल फ्रेज आएगा, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिजिकल बॉडी क्योंकि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, तो उसकी भी अपनी एक बहुत चेतना है, एक छोटी सी चेतना है, और उसके अंदर इंस्टिंक्ट है सेल्फ प्रेजर्वेशन, उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है, मगर उसके अलावा कोई और डर नहीं है, ना हमें डरना चाहिए। तो हम ग्रे वर्ल्ड पे हमें फंसना नहीं है, नंबर वन, मतलब हम इथर डबल से में चिपकना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा, हम वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, हम फंसना नहीं कहीं पे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, जैसे प्रोसेस चल रहा लाइफ का चलने दीजिए। दूसरी बात हमें जो अवॉइड करनी है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी की रीअरेंजमेंट, जब हम पहुंच जाएंगे, चेतना खुलेगी, तो डरना नहीं है दोबारा कि अब पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तरीका ये बताया, जब डर आए तो बोले हमें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, रीअरेंजमेंट से बचेंगे। जब हम रीअरेंजमेंट से बचेंगे तो हम पूरी असल बॉडी, अब पूरे असल प्लेन के अंदर हम सारे तलों पे काम कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा काम है कि खुद तो पहले दो चीजों से बचें, फिर हम तीसरा काम हमें क्या करना है, उसके बाद में कोई सीनियर थियोसफिस्ट, लेड बीटर साहब तो लिखते हैं इनर लाइफ के अंदर वॉल्यूम 2 में, इसी सेक्शन में द थियोसफिस्ट आफ्टर डेथ में, वो कहते हैं कि उस टाइम पे, क्योंकि एनी बेसेंट तो उस टाइम पे जिंदा थी, प्रेसिडेंट थी, तो कहते हैं कि उस टाइम पे जो उन्होंने देखा लोगों को कि जो थियोसफिकल सोसाइटी का मेंबर जब उसकी मृत्यु होती थी और उसका इंटरेस्ट था, इसलिए थियोसफिस्ट शब्द यूज करा है यहाँ पे,
मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं कर रहा, थियोसॉफिस्ट मतलब जो थियोसॉफी को जिसने अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, और जो थियोसॉफी के रास्ते पे या थियोसॉफी प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, ऐसा व्यक्ति सीधा का सीधा एनी बेसेंट जी को ढूंढता था और उनके पास पहुंचता था एस में, और उनसे फिर गाइडेंस लेता था। अब क्योंकि हमें नहीं पता एनी बेसेंट जी तो है कि नहीं है, कौन है वहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हमारे को सीनियर थियोसॉफिस्ट को ढूंढना चाहिए जो कि वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको कुछ टाइम निकल गया हो वहाँ पे गए हुए, और हम उसको जानते हो तो और भी अच्छा, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मगर क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जानते हैं जो हमसे पहले निकल चुके हैं, तो अब उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा इस फील्ड पे, अगर हमें मिल जाए कोई ऐसा, नहीं तो हम जो है ढूंढ सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है उसकी। और फिर उनसे पूछें, डिस्कस करें कि भाई अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं, अब हम परमानेंट आ गए हैं एस्ट्रल प्लेन में 24/7, अब हम क्या करें। लेडबीटर साहब एक और बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जब हम सोते हैं तो एस्ट्रल प्लेन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे को हेल्प करेगा वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे। तो खैर हम मान के चलें कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम फ्रेश फ्रेश पहुँचे हैं, एक नई दुनिया में आए हैं, तो हम अपने जैसे किसी एक नए शहर में या नए देश में जाते हैं तो हम किसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं जिसको हम जानते थे, जो हमसे रिश्तेदार है हमारा, जो हमारा दोस्त है या किसी रिश्तेदार का दोस्त है, किसी को जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, तो उसके पास हम जाते हैं, उससे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ का क्या हिसाब है, यहाँ का चाल चलन क्या है, यहाँ के लोकल लॉज क्या हैं, यहाँ पे हम कैसे जिए, हमारे को बताओ, गाइड करो यहाँ के बारे में। तो ऐसे ही हमारे को डिस्कस करना है कि हम कैसे अपना टाइम यहाँ पर निकालें बेस्ट टू बेस्ट तरीके से, जो हमें निकालना चाहिए एज ए थियोसॉफिस्ट। गप्पे मारने में भी निकाल सकते हैं, अब ना तो खाना है ना पीना है, ना हमारे को कोई सोना है, ना हमारे को कोई पैसा चाहिए, ना हमारे को यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत है, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम अपना टाइम बेस्ट टू बेस्ट कैसे निकालें, ये जो सवाल है हम उनसे पूछें। तो उसके अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर वन, हमारे को सीखना पड़ेगा एस्ट्रल प्लेन के जो वहाँ के रहने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में। एस्ट्रल प्लेन में ह्यूमंस भी होते हैं जो कि अभी लिविंग है, मतलब कि उनकी फिजिकल बॉडी है, और डेड भी हैं। एस्ट्रल प्लेन में नॉन ह्यूमंस भी हैं, जानवर भी हैं, देव भी हैं, और भी टाइप की एवोल्यूशन हो सकती हैं। फिर आर्टिफिशियल इनहेबिटेंट्स हैं। आर्टिफिशियल क्या है, वो जो थॉट फॉर्म्स हैं, डिजायर और एस्ट्रो मेंटल थॉट फॉर्म्स, जो कि लगेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है वहाँ पे। ये जो थॉट फॉर्म्स हैं वो ऐसा है जैसे कि मैंने कोई कोई चीज़ के बारे में सोचा, तो वो एक फॉर्म बन जाता है। अब वो जैसा भी फॉर्म बने, अगर वो फॉर्म ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि हम तो जानते नहीं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें लगे कुछ कोई है, प्राणी है, क्योंकि वो हिल रहा है, उसके अंदर लाइफ है, वो जा रहा है इधर से उधर। तो हमें वो सीखना पड़ेगा उनके बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फिर हमें थियोसॉफिकल जो स्टडी है हमारी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी, मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, हम स्टडी फिर भी कर सकते हैं, तो हमारी थियोसॉफी की स्टडी तो चालू रहेगी, वो हमें करना है। हम थियोसॉफी में क्या कहते हैं, SMS। तो एस के अंदर जो स्टडी है, एक खुद की स्टडी है जो कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को स्टडी करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे, और दूसरा है कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्टडी करेंगे, जो थियोसॉफी की बुक्स की स्टडी करेंगे, और आसपास के जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, सीखेंगे। एम का मतलब क्या है, जो मेडिटेशन हम यहाँ करते थे वो छूटेगी थोड़ी ना, वो कंटिन्यू करना है, उसको भी अप्रोप्रिएट टाइम देना। अब तो टाइम हमारे पास बहुत है, अब तो हम ये बहाना नहीं मार सकते कि मैं थक गया, मुझे सोना है, मुझे काम पे जाना है। तो यहाँ मेडिटेशन का एम्पल हमारे को चांस मिलेगा करने का, बस हमें सीखना पड़ेगा कैसे करनी है, नई कंडीशन से कैसे करना है। फिजिकल बॉडी नहीं है, आलती पालती मारने की जरूरत नहीं है, अब तो बहुत कुछ हो सकता है आराम से। फिर सर्विस, सर्विस में हमें सिंपल सिंपल सी बात है, जो फ्रेश जिनकी डेथ हुई है, अगर वो ग्रे वार्ड में मिलते हैं तो हमें वहाँ से उनको हटाना है, समझा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं। जो रीअरेंज कर रहे हैं उनको हेल्प करना है कि भाई अपनी असल बॉडी को रीअरेंजमेंट करो। मान लो एक हादसा हुआ, 100, 200, 500, 1000 लोग की एक साथ मृत्यु हो गई,
तो हमारे जैसे लोग जो एस्ट्रल प्लेन में हैं उनकी एकदम ज़रूरत पड़ जाती है, और वो फिर जितना वहाँ हेल्प कर सकते हैं वो फिर और लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज है, हमें पता है, हम उनको संभाल सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। तो ये काम जो है फिलॉसफिस्ट का काफ़ी बड़ा होता है। तो हमें हेल्प करना है ऐसे डिसएम्बॉडीड जिनकी अभी डेथ हुई है, फ्रेश डेथ हुई है, ऐसे लोग। जैसे टेरर की बात करी ना, टेरर का एग्जांपल देता हूँ मैं। एक आदमी की मौत हुई जलने की वजह से, वो जला दिया गया या वो जल गया, एक बिल्डिंग में फंस गया, अब वो जल रहा है, उसके अंदर इतना खौफ है कि बॉडी तो उसकी, मान लीजिए आधे मिनट के अंदर ही जैसे वो उसकी बॉडी जलनी चालू हुई, वो तो अपनी चेतना, उसकी डेथ हो गई, मतलब चेतना उसे छोड़ दी, मगर मेंटली वो अभी भी सोच रहा है कि मैं अभी भी जल रहा हूँ, और वो मेंटली उस स्टेट के अंदर वहां पहुंचता है एस्ट्रल प्लेन में, और सोच रहा है कि मैं अभी भी जल रहा हूँ, अभी भी जल रहा हूँ। तो उसको ये समझाना कि भाई खत्म, तुम्हारी शरीर निकल गया, तुम्हारे को दर्द हो नहीं सकता, तुम निकलो इस स्टेट से बाहर। तो टेरर वाले जो स्टेट हैं इनसे बाहर निकालना। और भी एग्जांपल जो है मिलेट बीटू साहब ने जो दिया है यहाँ पे, मैं उसको आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, वो कहते हैं, लेडबीटर साहब यहाँ लिखते हैं कि एक ऐसी ही एंथुजियास्टिक लेडी थी जो हेल्प करना चाहती थी लोगों की, और वो इतनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी कि वो खुद ही बहुत एक्साइटेड स्टेट में हो गई थी कि मुझे कोई मिले जिसकी मैं हेल्प करूँ। तो उस एक्साइटमेंट की वजह से उनके अंदर, उनकी असल बॉडी में बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आ गई, और उनकी जो एसल प्लेन में एसल बॉडी का जो शेप और साइज ऐसा हो गया कि जैसे कोई दानव, कोई राक्षस आ रहा हो। अब जिसको आइडिया नहीं है कि भाई ये तो एक हाइपर एक्साइटेड स्टेट में कोई व्यक्ति है, उसको तो ये उसको तो ये लगेगा कि कोई राक्षस है। और हुआ भी ऐसी फिर, एक फ्रेशली डेड व्यक्ति वहां पे आया, और वो बहुत घबराया हुआ था, टिमिड था, नर्वस था, और ऊपर से उसने देख लिया इनको। अब जैसे ही इनको देखा वो तो और घबरा गया, और वो सोची थी कि ये घबराया हुआ है तो मैं इसको जाके इसको शांत करती हूँ, इसको समझाती हूँ। तो वो उनकी तरफ भागी, उनकी तरफ गई, जो नया मरा हुआ व्यक्ति है। वो देखा कि मेरी तरफ तो ये राक्षस आ रहा है, तो उस, और वो क्रिश्चियन था, तो उसने बोला पक्का जो है अब ये डेविल, जो शैतान है, ये तो पूरे वेशभूषा में मेरे पीछे पड़ गया है मेरी मृत्यु के बाद में। और वो भागा वहां से और डर के बाद। तो ये जो इन्होंने सच्ची घटना जो लेडबीटर साहब ने अपनी बताई है, ये इससे हमारे को एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि हमें अपने बारे में भी पता होना चाहिए, और जो है हम कैसे हेल्प करें इफेक्टिवली, ये भी पता होना चाहिए। फिर हमारा काम और भी आता है, हमें वहाँ पे जहाँ जहाँ चांस मिले, या ग्रुप्स बनाए जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, लॉजेस, हमारे सेंटर्स, वहाँ पे भी हमारे को थियोसफी सिखाएं। जो लोग यहाँ से, ऑर्डिनरी लोग मर के अब पहुंचे हैं एस्ट्रल प्लेन में, वो और ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, क्योंकि अब वो देख चुके हैं एस्ट्रल प्लेन और फिजिकल प्लेन, एटलीस्ट उनमें से कुछ लोग तो। अब वो ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे सीखने के लिए थियोसफी, समझने के लिए। उनको ये जो नॉलेज है थियोसफी की, जो वो अब लेंगे, उससे उनके आने वाले जन्म में बड़ा फायदा होगा, जो नेक्स्ट जन्म में। तो हमें भी टीचिंग वाला काम, प्रोपगेशन ऑफ थियोसफी वाला काम नहीं रोकना है, ये चलते रहना है हमारा। और फिर हमारे को और भी जो काम होते हैं जो नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ पे कोई चोर उचक्के मिले, गुंडा एलिमेंट मिले, जो गलत काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो होते हैं मेलिशियस थॉट फॉर्म्स होते हैं, थॉट फॉर्म्स होते हैं जो दूसरों को डरा रहे होते हैं, पीछे पड़े होते हैं, उनको हटाने का। और ये थोड़ा एडवांस लोगों को सिखाया जाता है जो मेंबर्स होते हैं थर्ड सोसाइटी के, कि इनको ब्रेक कैसे करना है, इनको तोड़ना कैसे, और दूसरे लोगों को बचाना कैसे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो थियोसफिस्ट के काम है आफ्टर डेथ। तो अब हम आते हैं आखिरी स्लाइड पे, और लेट बीटो साहब कहते हैं, टू द मैन हु हैज स्टडीड थियोसफी, to the man who has studied theosophy and therefore understands this higher plane, one of their pleasantest characteristics is the utter restfulness and freedom which comes from the absence of all these imperious necessities which makes a misery out of physical life.
वो कहते हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी, जो हमने बातें करी ना, हमारे को खाना पीना सोना फटीग पेन दर्द, ये सारी चीज़ों से हमारे को छुटकारा मिल गया। रादर लेडबिट साहब कहते हैं कि जो आदमी एस्ट्रल प्लेन में आता है अपने कॉन्शियसनेस में, फुल कॉन्शियसनेस में, वो बहुत खुश होता है। उसको एक ऐसा लगता है जैसे कि एक फ्रीडम मिल गई। तो इसलिए वो कहते हैं the dead man is the only absolute free man, free to do whatever he wills and to spend his time as he chooses, free therefore to devote the whole of his energies to helping his fellow. ये जो आखिरी जो चीज है कि spend his time as he chooses, और वो फ्री है 24/7, कोई उसको बंदिश नहीं है, कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो उन कामों में लगा सकता है जो उसे करनी है एज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, एज ए थियोसॉफिस्ट। तो इसके साथ ही हम आ जाते हैं और अब यहाँ पे बीके निर्मल मेहता जी, आप पूछिए, कोई सवाल पूछ रहे हैं आप? सर मेरे को ईथरिक बॉडी के बारे दोबारा सुनना है। ईथरिक बॉडी के बारे में ना हमारा एक टॉक है थियोसॉफी दिल्ली चैनल के अंदर, और ईथरिक बॉडी के ऊपर एक किताब भी है आर्थर ई पावल की, वो भी मौजूद है, आपको वो मिल जाएगी। और ईथरिक बॉडी आप पढ़िए, मैं तो ये कह सकता हूँ ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जो हमारा इमीडिएट, जो हमारी डेंस बॉडी के साथ में होता है, प्राणमय कोश इसको बोला गया है। हाँ जी। तो ये है ईथरिक बॉडी। अब आपका नंबर है ना मेरे पास में शायद, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ मैं हाँ। आपको ईथरिक बॉडी का एक तो वो लिंक भेज दूंगा, जो अच्छा टॉक जी, हुआ था, और साथ में किताब भी भेज दूंगा, आप वो ठीक है। देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। महादेवा देवप्पा जी, आपने भी जो है अपना हैंड रेज करा हुआ है, प्लीज। महादेवप्पा जी, यू वांट टू से समथिंग? शीतल गोले जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यस सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो जो रीअरेंजमेंट के बारे में बताया, रीअरेंजमेंट ऑफ एस्ट्रल बॉडी, जी जी तो आज जब पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया। लास्ट टाइम आपको जो पूछा था। अब आज का प्रश्न मेरा ये है कि ये जो सिल्वर कॉर्ड है वो क्या हमें यानी एस्ट्रल प्लेन में जो लाइव पीपल एस्ट्रल प्लेन में होंगे तो उनकी तो सिल्वर कॉर्ड होगी, है ना? जी जी। तो क्या हम वो देख पाते हैं क्या? हम मतलब क्या, बॉडी के अंदर रहते हुए? नो नो, हम एस्ट्रल प्लेन में समझो वी हाँ 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 वी हाँ हाँ डाइट, है ना? हाँ। हाँ, तो जो जिनकी डेथ हो गई है और जो वहाँ पर एस्ट्रल बॉडी से रह रहे हैं, क्या वो लोग इस कॉर्ड को देख पाते हैं हाँ, क्या? आपका सवाल ये है कि एस्ट्रल प्लेन में जो व्यक्ति है, चाहे वो मृत्यु हो गई है या सोने के टाइम पे एस्ट्रल प्लेन या में गया है, वो क्या हाँ, दूसरे लोगों की सिल्वर कॉर्ड देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, वो खुद की भी देख लेता है। अगर आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो हैं, अगर उसके बारे में पढ़ें, तो वो खुद की अपनी सिल्वर कॉर्ड देखते हैं अपनी फिजिकल बॉडी से अटैच्ड, तो वो देखे जाते यानी उससे वो समझ सकता है हैं। कि जी वो बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल। फिजिकल बॉडी है उसके जी अंदर, जिंदा है, जी जी ऐसा? जी अच्छा, अच्छा, ओके सर, जी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। महादेवापा जी, आप कुछ अभी पूछना चाहते हैं? सर मेरा और एक जी प्रश्न जी, था। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, प्रश्न ऐसा था कि एक सेकंड में थोड़ा सा फिर से सोचती हूँ। जी जी
हाँ जब जी, तक जैसे किसी की जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ही इज डन हिज लाइफ मीन्स डाइड, डेथ हो गई है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति फिर से कुछ देर के बाद जिंदा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सिल्वर कॉर्ड है, क्या वो उस समय टूट गई थी या नहीं टूटी थी? नहीं टूटी थी। एक्चुअली नहीं टूटी थी, इसीलिए वो फिर जिंदा हो पाया। लेकिन उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसको लेकर गए, वहां पे वो खड़ा बैठ जाता है तो उस समय भी उसके सिल्वर कॉर्ड रहती है, रहती इसीलिए है। वो जिंदा हो पाता है। जी जी। देखिए ऐसा है, पहले सिल्वर कॉर्ड जो तोड़ी जाती है, टूटती है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है यमदूतों के द्वारा तोड़ी जाती है, या हम कहेंगे कुछ एजेंसीज हैं जो तोड़ते हैं डेथ के टाइम अच्छा, पे। मगर ओके, जो अकम्पलिश सिद्ध पुरुष हैं, वो सिल्वर कॉर्ड को जोड़ सकते हैं किसी और आत्मा के साथ। ये रेयर होता है मगर करा जाता है। तो हम पाते हैं कि अगर एक बॉडी फ्रेशली वेकेटेड है, उस बॉडी को अगर कोई और हायर टाइप का कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वो प्रोसेसेस हैं मौजूद, मगर वो नॉर्मली होते नहीं हैं। तो ये है एक ऐसी चीज, मगर यानी नॉर्मल जैसे कहा कंडीशंस गया में। हमारे, हाँ जी। यानी ऐसा कहा गया है कि हमारे सिद्ध पुरुषों में से ही कोई है जो जिन्होंने एक डेड बॉडी जा रही थी उसी में प्रवेश कर लिया। तो क्या वो यही होता है क्या कि सिल्वर कॉर्ड उस शरीर से जोड़ ली है? हाँ हाँ हाँ, जब अब शरीर छूट गया तो सिल्वर कॉर्ड तो उसकी टूट गई है। तो जो पहले उसके अंदर व्यक्ति था वो तो चले गया। हाँ, अब वो वो चले शरीर गया। पड़ा हुआ है सिर्फ, तो उस शरीर के अंदर अपनी सिल्वर कॉर्ड से जोड़ के उसको, अब जो भी प्रोसेस है हमें नहीं पता, वो हाँ शरीर हाँ। को धारण करा जा सकता है जिनको आता है करना। मगर नॉर्मली हम लोग जो है, नॉर्मल जो लोग हैं, जब हम अगर अगर तो डेथ हम जिसको कहते हैं कि हो गई, अगर वो वापस जिंदा होके वही व्यक्ति वापस जिंदा होके आता है, तो फिर सिल्वर कॉर्ड उसकी टूटी नहीं थी। इसी को परकाया प्रवेश कह सकते क्या? पर काया प्रवेश तो अभी हमने बात करी, दूसरे काया में प्रवेश करना। पर काया हाँ वही। प्रवेश के दो तरीके होते हैं। एक तो बात करें कि वो जो जिसका काया थी उसने विकेट कर दी, छोड़ दी, तो दूसरा व्यक्ति आ हाँ गया। और एक होता है हाँ कि वो उसने भी छोड़ी नहीं है, दूसरा व्यक्ति उसमें घुस जाता है और दूसरे को हाँ। टेम्परेरी बाहर कर देता है। अच्छा, तो तो ये ये दोनों ही केस में सिल्वर कॉर्ड का क्या होता है? पहले केस में तो सिल्वर कॉर्ड जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके तो टूट गई थी, दूसरे ने टूट अपनी गई जोड़ ली। थी। और दूसरे केस में ओरिजिनल जो व्यक्ति है उसके सिल्वर कॉर्ड अभी तक इंटैक्ट है, मगर जो सिद्ध पुरुष उसमें घुसा है वो अभी उसको यूज कर रहा है। ये जैसे हम अपने थियोसॉफिकल बुक्स में पढ़ते हैं कि जो मास्टर्स हैं या एडेप्ट्स हैं, वो किसी डिसाइपल की बॉडी को यूज करते हैं, या वो कुछ डिसाइपल के कुछ पार्ट्स को यूज कर लेते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड्स को स्पीच देने के लिए या कुछ एनर्जीज को फ्लो करवाने के लिए। तो वो व्हीकल को यूज कर लेते हैं, मगर जो डिसाइपल है उसके सिल्वर कॉर्ड तो जुड़े हुए हैं। तो जैसे वो अपना काम कर लेते हैं, डिसाइपल वापस अपनी बॉडी को रिगेन कर लेता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये एक सवाल जो पूछा गया है दीप्ति अग्रवाल जी ने, कि रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन रीअरेंजमेंट वंस अगेन। तो रीअरेंजमेंट के बारे में ऐसा है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझें रीअरेंजमेंट के बारे में। जब जैसे कि मेरी फिजिकल बॉडी की एक इंस्टिंक्ट है कि मेरे को अगर कोई चीज, जैसे होता है ना बच्चों को इंजेक्शन लगने वाला है, एक बार ही लग चुका है तो दोबारा लगने वाला है, तो मालूम होता है अब दर्द होगा, तो एक डर होता है, एक खौफ होता है। तो ऐसे ही जब हम एस्ट्रल प्लेन के अंदर आते हैं डेथ के बाद में, तो वहाँ पे जो एस्ट्रल बॉडी है हमारी, जिसको डिजायर एलिमेंटल कहा है हमने, उसके अंदर भी एक इंस्टिंक्टिव डर पैदा हो जाता है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो 7 टाइप के मैटर से बनी हुई है, जो कि एस्ट्रल प्लेन के अंदर 7 टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो 3 टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से। वैसे ही एस्ट्रल बॉडी जो है 7 टाइप्स ऑफ मैटर से बनी हुई है। वो 7 टाइप्स ऑफ मैटर अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर उस एस्ट्रल बॉडी को बनाते हैं।
तो मान लीजिए अगर 100 एटम्स हैं एसल बॉडी में, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, और उसमें से मान लीजिए 30 जो एटम्स हैं वो तो बन रहे हैं कि सेवेंथ सबसे जो डेंस मैटर है उससे बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं किसी और से, 20 बन रहे हैं किसी और से, और बाकी जो बन रहे हैं वो बाकी मैटर से बन रहे हैं। तो क्या होगा कि जब डर लगेगा तो क्योंकि 100 में से 30 जो सबसे डेंस हमारे मैटर से बना हुआ है वो एसल बॉडी उसके अंदर है, तो वो अरेंज करेगी इस तरीके से कि सरफेस जो है एसल बॉडी का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसके अंदर वो मैटर अरेंज हो जाए, वो लग जाए। जैसे कि मैं अगर लड़ाई के मैदान में जाने वाला हूँ तो मैं पहनूंगा सारा आर्मर, पहनूंगा कवच, पहनूंगा अपने ऊपर, तो ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ऐसे ही ये मटेरियल से प्रोटेक्शन करी जाती है, मगर ये ऑटोमेटिक होता है प्रोसेस। सबसे डेंस मैटर से आउटर शेल बनेगा, आउटर लेयर बनेगी, उससे कम डेंस से दूसरी लेयर बनेगी, उससे कम डेंस से, जब तक ऐसे ग्रेडेशन चलते चलते जब तक खत्म ना हो जाए ऐसे बनेगा। तो इससे बोला गया है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल के अंदर और सर्कल, इस तरीके से बनेगा। अब क्या होगा कि क्योंकि हम पाथ ऑफ रिटर्न पे हैं, हमारी बॉडीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है जो सबसे ग्रॉस है सबसे पहले वो छूटेगी, वो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एसल बॉडी का सबसे जो आउटर मोस्ट जो जो रीअरेंज हो चुकी है बॉडी, उसका आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पहले खत्म होगी, वो टूटेगी, फिर जो उससे कम थी फिर वो टूटेगी, ऐसे करते करते एसल बॉडी का डेथ होगी फिर जाके। मगर इस अरेंजमेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा होने से क्या प्रॉब्लम होगी कि क्योंकि एसल बॉडी के अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, वो जो कुछ भी देखती है दुनिया के एसल प्लेन के अंदर, जो कुछ भी उसका इंटरेक्शन होता है वो आउटर मोस्ट लेयर से होता है एसल बॉडी के। क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर से होता है तो इसलिए आउटर मोस्ट लेयर क्योंकि एक ही टाइप के मैटर से बनी है तो वो अपने ही टाइप के मैटर से इंटरेक्ट कर सकती है, वो बाकी जो सूक्ष्म तल हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती, तो वो लिमिटेड हो जाती है। इसको समझाने के लिए मैंने कहा कि 7 फ्लोर हैं अगर एसल प्लेन में, तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो सबसे मोटा फ्लोर है जिसका मैटर सबसे मोटा है, तो हम वहीं पे फंसे हुए हैं। तो हम किनसे मिलेंगे, लोगों से जो एसल प्लेन में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हम उनसे तो नहीं मिल पाएंगे जो ऊपर ऊपर और रहते हैं। तो हमारा लिमिटेशन हो जाएगी फिर, क्योंकि हमारी लिमिटेशन हो जाएगी, हम बाकी जो एसल प्लेन के जो लोग हैं, प्राणी हैं जो वहाँ के एसल प्लेन है, उनसे हमारा इंटरेक्शन सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, ना मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए ठीक है और ना किसी के लिए भी ठीक है। सबको फ्रीली इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उसकी एवोल्यूशन और ज़्यादा तेज हो। इसका थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा अगर ये नहीं क्लियर हुई बात अभी तक तो। अब आई डोंट नो आपका रिस्पांस कैसा है, कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आप भी बता सकते हैं अगर आप हैं तो। Yes, sir. I could understand little bit. ओके ओके, आप पढ़िएगा द एस्ट्रल प्लेन पढ़िएगा तब, और लाइफ आफ्टर डेथ है, द अदर साइड ऑफ डेथ है लेविटस आपकी, इन किताबों में जरूर इनके बारे में बताया गया है। जी, क्या मैं और प्रश्न पूछ सकती जी जी हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए पूछिए। हाँ जी, जैसे आफ्टर डेथ एस्ट्रल बॉडी एंड मेंटल बॉडी ये तो साथ में रहेगी, साथ में रहती है, लेकिन इसका ये जो रीअरेंजमेंट होता है एस्ट्रल बॉडी का, तो फिर मेंटल बॉडी उसके ऊपर रहती है, कहते आउटर लेयर के बाद। ये जो एसल बॉडी का रीअरेंजमेंट हो रहा है वो एसल बॉडी का रीअरेंजमेंट हो रहा है, मेंटल बॉडी का नहीं हो रहा हाँ, है। और जब एसल बॉडी की डेथ होती है तो मेंटल बॉडी में कोई ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एसल बॉडी का ही स्पेशल फीचर है। तो मेंटल मेंटल लेवल से हम जो कांटेक्ट कर सकते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं क्या? मेंटल तो चलता रहेगा कॉन्टैक्ट, हमारा माइंड तो एक्टिव है, जैसे माइंड अभी भी हमारा, हम जो बैठे बात कर रहे हैं तो हम अपने विचारों को, अपने माइंड को यूज कर सकते हैं ना, अपने हमारे लॉजिकल थिंकिंग को यूज कर सकते हैं, तो एस्ट्रल प्लेन में कर पाएंगे। मगर आप समझ लीजिए आपको अगर एक 7 फ्लोर्स के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे बांध दिया जाए
और आपको सिर्फ जो आपके आसपास, आपके पास खिड़की है और दरवाजे हैं, उससे आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल सकती हैं जो जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल रहे हैं। तो आपकी आपकी लाइफ लिमिटेड हो जाएगी ना, 1/7 हो जाएगी। तो वो लिमिटेड लाइफ कौन, प्रिजन हो गया, एक टाइप का जेल हो गया ये। तो ये इस इन्हीं अरेंजमेंट से हमें बचना है। अपार्ट फ्रॉम दिस टुडेज सब्जेक्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है मेरा कि जैसे 7 लेयर्स रहते हैं ईच बॉडीज में, ठीक है, फिजिकल के एज वेल के मेंटल के है, तो जो 7th सबटल लेयर है फिजिकल की, वो एस्ट्रल से एस्ट्रल के फर्स्ट लेयर से मिली हुई रहेगी थोड़ी, उसके पास होती है डेंसिटी उसकी। उसके पास। हाँ, अच्छा, लेकिन फिर भी डिस्टिंक्ट रहती है। डिस्टिंक्ट रहती ओके, थैंक यू सर, है। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके। एक सवाल और है, डू वी मेक कर्मास ऑन एस्ट्रल प्लेन? बिल्कुल, वी मेक कर्मास ऑन एस्ट्रल प्लेन, क्योंकि हम फ्री विल्ड एंटिटीज हैं एस्ट्रल प्लेन में, और हम वहाँ पे जो कर्म करते हैं उससे हम कर्म बनाते हैं। हम अपने संचित कर्म में वो सब जोड़ते हैं, और क्रियामान कर्म वहाँ पे हमारा पूरा एक्टिव होता है एस्ट्रल प्लेन के अंदर। आर द लॉज ऑफ कर्मा, पीरियोडिसिटी एटसेट्रा दीज लॉज एप्लीकेबल ऑन हायर प्लेन्स? बिल्कुल, कर्मा का लॉ पूरी जगह पे, पीरियोडिसिटी का लॉ पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है एप्लीकेबल है। मनवंतर और प्रलय, ये साइकिल्स जो हैं पूरे ब्रह्मांड में चलती हैं। कर्म का भी सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में चलता है। ये तो इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। और हमारे किसी मित्र को कोई सवाल पूछना है या आगे कोई ऐड करना है, मोस्ट वेलकम। तो क्योंकि अब कोई और हमारे फ्रेंड कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं आज की मीटिंग यहीं क्लोज करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना, कोशिश करी समझने की। और हम मीटिंग के को क्लोज करते हैं विद द यूनिवर्सल प्रेयर इनवोकेशन। O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।